वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर हुआ था वो हमने एथिकल इश्यूज पढ़े थे ना नर्सिंग में। तो एथिकल इश्यूज इन नर्सिंग रिसर्च जो थे वो कहाँ से अराइज हुए। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी कि भी हिस्ट्री क्या है, रिसर्च में जो एथिकल इश्यूज आ रहे थे और एथिक्स जो स्टार्ट हुई नर्सिंग में, सॉरी नर्सिंग में नहीं रिसर्च में, तो उनकी हिस्ट्री क्या थी। कुछ इस तरह के इवेंट्स थे कि उनके होने के बाद ये रियलाइज किया जो एथिकल कमेटी वाले हैं, जो लोग हैं, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि रिसर्च में जो है ना कुछ एथिक्स होने चाहिए जिनके जिनके होते हुए या जिनके अंडर जो है हम उस रिसर्च को कंडक्ट करें। तो वो हिस्ट्री जो थी वो स्टार्ट कहाँ से हुई, कुछ इस तरह के इवेंट्स हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ये बायो एथिक्स आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि बायो एथिक्स क्या है। Morality is the general term for an individual or a society standard of conduct, both actual and ideal, and of character trait that determine whether people are considered good or bad. हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में मोरालिटी क्या है। मोरालिटी का मतलब यही है कि अच्छे बुरे में हमने किस तरह से डिस्टिंग्विश करना है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मोरालिटी इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। जब हम मोरालिटी को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो उसको वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। In this case, a scientist describe the moral judgment, beliefs, or actions or individual or societies in empirical terms and the reason given for action and beliefs। मतलब कि इस तरह का जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है उसमें जो है वो साइंटिस्ट वही चीजें डिस्कस करता है, जैसे कि मॉरल जजमेंट्स हैं, बिलीव्स हैं, एक्शंस हैं, और एक सोसाइटी में रहते हुए कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसमें हम एक्ट कर सकते हैं। अब जो उसके हैं एथिक्स की स्टडी है, उसकी दो फिलोसफीज हैं। फिलोसफी का मतलब यही होता है ना कि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है, हर किसी की जो है वो अपनी परसेप्शन होती है। अब उसकी क्या है, दो फिलोसफीज हैं। कौन कौन सी है, मेटा एथिक्स है और नॉर्मेटिव एथिक्स है। अब मेटा एथिक्स का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ मेथड्स कंसेप्ट एंड टर्म ऑफ रीजनिंग। मेटाएथिक्स का मतलब ये है कि उनके होने की वजह क्या है, उन एथिक्स की। ये चीजें मेटाएथिक्स में डिस्क्राइब की जाती हैं, उनको एनालाइज किया जाता है। एनालिसिस का मतलब यही होता है ना कि एक चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ फोड़ के उसका फिर एग्जामिन किया जाए, उनको पढ़ा जाए। तो ये होता है मेटाएथिक्स। अब नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होते हैं, एनालिसिस ऑफ व्हाट द स्टैंडर्ड ऑफ मोरल जजमेंट और टू बी, मतलब जो मॉरल जजमेंट्स हैं वो क्यों पाए जा रहे हैं, आर रिफ्लेक्शन ऑन द काइंड्स ऑफ द एक्शन एंड प्रिंसिपल दैट विल प्रमोट मॉरल बिहेवियर। और वो कौन से ऐसे काम हैं या कौन से ऐसे असूल हैं जिनसे हमारा मॉरल जो बिहेवियर है, जो हमारी अखलाकियात हैं वो प्रमोट हो रही हैं, वो बेहतर बन रही है। तो ये किसमें आती है, नॉर्मेटिव एथिक्स में होते हैं। मेटा एथिक्स में जस्ट हम रीजन देख रहे थे, उनकी वजह देख रहे थे। और नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या आएगा, वो प्रिंसिपल सारे आएंगे जिनकी वजह से हमारा बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। बायोएथिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज लाइक मैथमेटिक्स एंड थिंकिंग। अब ये भी एक किस्म की एक ब्रांच ऑफ नॉलेज ही है बायोएथिक, अगर नाम से ही हम देखें ना। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स पर। तो एथिक्स का मतलब एथिक्स जो स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब बायोएथिक भी एक ब्रांच है जिसमें हम सोचने समझने की हमारे में सलाहियत होती है। जैसे मैथ यूज करते हुए हम अपना माइंड यूज कर रहे होते हैं ना, सोच समझ के सॉल्व कर रहे होते हैं चीजों को। तो बायोएथिक्स भी इसी तरह ही एक ब्रांच है नॉलेज की, जिसमें हम सोच समझ के चीजों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अच्छा, अब कुछ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स ऐसे आए थे जिसकी वजह से लोगों ने, साइंटिस्ट ने या फिर जो कमेटीज बनी हुई थी, जो रेगुलेटरी बॉडीज बने हुए थे, उन लोगों ने सोचा कि हमें जो है ना रिसर्च में कुछ एथिक्स जो है वो लाने चाहिए। ये हमने लास्ट लेक्चर में एथिक्स के बारे में पढ़ा था कि रिसर्च में एथिक्स क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है, वेरेसिटी क्या है, बेनिफिसेंस क्या है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी जो एथिक्स हैं रिसर्च में यूज होती हैं। लेकिन वो यूज होने की वजह क्या थी, कुछ इस तरह के इवेंट्स थे जो कि हिस्ट्री में हुए थे। अब उन इवेंट्स में हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इस तरह के इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से ये पेश आया कि एथिक्स होने चाहिए रिसर्च में। Perhaps the earliest clinical trial was that of Flint conducted over a 6-year period in the 18th century।
अब वो कहते हैं कि सबसे पहले जो इवेंट था या जो रिसर्च थी वो कंडक्ट 6 साल की पीरियड के लिए कंडक्ट किया गया 18th सेंचुरी में। लिंड जो है वो उस रिसर्चर का नाम है, उसने कंडक्ट किया था 18th सेंचुरी में। उसने क्या किया था उस रिसर्च में? सेलर्स वर allocated टू रिसीव और नॉट रिसीव फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग एन इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द etiology ऑफ द स्कर्वी। मतलब कि स्कर्वी का आपको पता है, स्कर्वी स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी जो ब्लीडिंग होती है गम से, विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होती है। अब सेलर्स जो काम कर रहे होते हैं जैसे साहिलों समंदरों पे शिप्स में, उन लोगों को उसने लिया और उनको ना कुछ लोगों को फ्रूट्स जैसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कुछ लोगों को वो प्रोवाइड की और कुछ को नहीं की। आप लोगों को पता है ना कि साहिलों पे जो चीजें हैं वो उनके लिए खुराक वहां पे भेजा जाता है ना, जाहिर है वहाँ वो तो पानी में रहते हैं ना, उनके पास वेजिटेबल्स होते हैं ना फ्रूट्स होते हैं, उनको वो चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, तभी वो जाके अपना वो गुजारा करते हैं खाने पीने का, मतलब वो चीजों को सेव रखते हैं। तो इस रिसर्चर ने क्या रिसर्च किया कि उसने स्कर्वी की काज ढूंढने के लिए सेलर्स को यूज किया अपने सब्जेक्ट में। जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है उसमें उसने साहिलों पे जो रहने वाले लोग थे उनको इंक्लूड किया अपनी स्टडी में। फिर उस स्टडी में उसने कुछ लोगों को फ्रूट और वेजिटेबल्स प्रोवाइड की और कुछ को नहीं की, उनकी कंसेंट के बगैर ही, मतलब उनकी मर्जी के बगैर, ऐसे समझो किया। तो ये एक रिसर्च थी जो कि अनएथिकल रिसर्च थी। अबाउट 25 ईयर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ दैट एडवर्ड जेनर कंडक्ट दिस फेमस हिज फेमस चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन स्टडी। फिर उसके बाद 25 साल बाद क्या हुआ कि जो एडवर्ड जेनर था उसने अपनी चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन थी उसको स्टडी करनी थी। उसने क्या जो हम दे रहे थे वैक्सीन प्रिवेंट करने के लिए चिकन पॉक्स के लिए, उसने उस तजर्बा करने के लिए उसमें इंक्लूड किसको किया? हमसायों के जैसे बच्चे होते हैं, नेबरहुड चिल्ड्रन, और उसने अपने बच्चे को भी उस स्टडी में इंक्लूड कर लिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये भी एक स्टडी हो गई, मतलब एक इशू हो गया, उसमें को किसी एथिक्स का ख्याल नहीं रखा गया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं बच्चों को जो है वो इन्वॉल्व जो कर रहा हूँ अपने रिसर्च में, हो सकता है उस वैक्सीन से, वैक्सीन दरअसल एक वायरसेस ही होते हैं ना वैक्सीन में, वो वीक होते हैं या किल्ड होते हैं, बॉडी में जाके डिजीज थोड़ा बहुत काज करके इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो हो सकता था उस वैक्सीन की कोई साइड इफेक्ट हो। जैसे हमने मिड में कहा था ना कि कोरोना की वैक्सीन एक ट्रायल है जिसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, ये हम पे तजर्बे कर रहे हैं। इसी तरह से ये तो खैर कोविड की जो वैक्सीनेशन थी वो तो एथिकल स्टैंडर्ड में रहते हुए की गई थी, लेकिन ये इस तरह की जो रिसर्चेस थी ये उनको उनके पेरेंट्स को बगैर बताए मतलब करना और इस तरह से, तो जिसकी वजह से एथिकल इश्यूज आते थे। In 1897, Snelling discovered the cause of yellow fever and to prove his claim inoculated 5 people with his isolate with। अब ये देखें डायरेक्ट उन्होंने इंसानों पे रिसर्च की, हालांकि ऐसे तो नहीं होता। अब अगर उसने चिकन पॉक्स के वैक्सीन को चेक भी करना था तो उसने बच्चों को चूज कर लिया, इवन कि अपने बेटे को भी उसमें ऐड कर दिया बच्चे को। तो सेम इसी तरह 1997 में क्या हुआ था कि स्नेरली ने क्या किया था, उसने येलो येलो फीवर की जो काज थी वो डिस्कवर कर ली। अब उस काज को डिस्कवर करने के लिए ताकि लोग मेरे इस बात को माने, इस रिसर्च को माने, उसने क्या किया, 5 लोगों को इनोकुलेट कर लिया। मतलब उसमें जो है स्कारलेट फीवर की जो काज थी, जो बैक्टीरिया था या जो ऑर्गेनिज्म था, उन उससे जो है उन लोगों के अंदर इंजेक्ट किया। फिर उनको आइसोलेट कर दिया विद हिज आइसोलेट विद डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पार्टिसिपेंट्स। मतलब ये देखे बगैर कि इसकी आउटकम्स इसके क्या हो सकते हैं, ये जो 5 लोग हैं इनमें बीमारी की शरह क्या हो सकती है, हो सकता है उनकी जान को खतरा हो, ये चीजें देखे बगैर जो है ना और पार्टिसिपेंट को बताए बगैर उसने ये सब कर लिया। तो इस तरह के जो इवेंट्स थे उनकी वजह से तो क्या हुआ कि एथिकल जो हमारे स्टैंडर्ड हैं रिसर्च में, वो इदारों ने ये फील किया कि हमें एथिक्स बनाने चाहिए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 3 ईयर लेटर कमीशन येलो फीवर स्टडी अंडर वर्ल्ड रीड देयर वाज पब्लिक कंसर्न इन यूनाइटेड स्टेट अबाउट दिस रिसर्च। फिर ये मतलब लोगों को पता चला कि विदाउट परमिशन ऐसे ये रिसर्च की गई है। वर्ल्ड रीड येलो फीवर बोर्ड स्केच्ड सम गाइडलाइन फॉर रिसर्च एथिक इंक्लूडिंग। फिर इस रिसर्च के बाद जो मतलब वर्ल्ड रीड येलो फीवर बोर्ड था, यानी एक बोर्ड बनाया गया येलो फीवर का, तो फिर उन्होंने कुछ चीजें जो है ना
नॉमिनेट कर दें कि एथिक्स में ये होने चाहिए, क्या होने चाहिए? सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए, इनरोलमेंट ऑफ ओनली अडल्ट होने चाहिए, साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद स्लाइडिंग स्केल कंपनसेशन। मतलब पहले जो है वो सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन, पहले वो खुद एक्सपेरिमेंट करें, फिर उनमें सिर्फ बड़ों को इनरोल करें अपनी स्टडी में, और उसके बाद जो है जो कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट हम कहते हैं ना, कि राय ली गई है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो लेते हैं, तो उसमें कंपनसेशन भी हो। स्लाइडिंग स्केल कंपनसेशन का मतलब कुछ ले दे के, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ इंसेंटिव रखे जाते हैं कि आप हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट कर लें, अगर आपको कोई मतलब आपकी सेहत को कोई खतरा हुआ तो हम आपका ट्रीटमेंट करवा देंगे, हम आपको श्योरिटी देते हैं, या जैसे हेल्थ इंश्योरेंस एक बात होती है। तो ये चीजें जो है ना, 3-4 पॉइंट इस बोर्ड ने कहा था कि ये होने चाहिए। अब देखिए ना, यहाँ से हम लोगों को रियलाइज हुआ कि ये स्टडीज ठीक नहीं है और इस तरह के कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स बनने चाहिए। लेकिन इतनी इन सब बातों के होने के बावजूद, जो रिसर्चेस पीछे हुई थी, बहुत सारे लोग उससे इफेक्ट भी हुए थे, तो उनके होने के बावजूद फिर मजीद रिसर्चेस की गई, विदाउट एनी एथिक्स, विदाउट एनी कंसेंट। 1930 में क्या हुआ कि सिटी लेबेक में 77 जो है थे, 256 लोगों बच्चों में से वो कॉन्टामिनेटेड जो वैक्सीन्स थी, मतलब वो सही वैक्सीन नहीं थी, कॉन्टामिनेटेड वैक्सीन थी, जिससे 77 बच्चे जो है ना वो डाई हो गए, मर गए उस वैक्सीन से। द इंसिडेंट लीड टू अर्लीस्ट कंट्रोवर्सीज अबाउट थेराप्यूटिक एंड नॉन थेराप्यूटिक रिसर्च। फिर लोगों ने कहा कि जो थेराप्यूटिक रिसर्च होती है, नॉन थेराप्यूटिक रिसर्च होती है, उनमें जो है एथिक्स होने चाहिए, उनके असूल होने चाहिए। अब थेराप्यूटिक रिसर्च का मतलब ये है कि कोई इंटरवेंशन थे ना, नॉन थेराप्यूटिक मतलब जस्ट ऑब्जर्व करना। फिर क्या हुआ, इन सब इश्यूज के होते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उन्होंने क्या बनाया, नंबर कोड 1948। ठीक है, नंबर जो कोड्स थे 1948 के, उसमें क्या कहा गया था? उसमें क्या था कि द डिफेंडेंट आर्ग्यूड दैट वॉलंटरी पार्टिसिपेंट बाय ह्यूमन सब्जेक्ट इन मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन was not the norm at the time. The judges agreed with the prosecution, and its addition to strengthening the defendant also enunciated what is known as the number code. अब इस नंबर कोड में जो जजेस थे, उन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि एक तो आप एक्सपेरिमेंट में विदाउट परमिशन जो है किसी को इन्वॉल्व नहीं करोगे, और उसके बाद 3-4 जो पॉइंट्स थे वो नंबर कोड में दिए गए थे। अब वो 4 कौन से पॉइंट थे? ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर क्वेश्चन आता है कि नंबर कोड जो था ना, वो कब हुआ था? 1948 में ये हुआ था। अब नंबर कोड में क्या था? रिक्वायरमेंट फॉर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, मतलब जो लोग खुद अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रिसर्च में, उन लोगों को इन्वॉल्व करें, उनसे रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट लें। फेवरेबल रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, मतलब जो रिस्क है उस स्टडी में उनको बताने चाहिए कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, हो सकता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस में ये रिस्क, तो आप अपनी मर्जी से जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और फिर उसके जो बेनिफिट हैं स्टडी के, वो क्या है, वो भी उन पार्टिसिपेंट को बताने चाहिए। राइट टू विदड्रॉ विद पेनल्टी, विदाउट पेनल्टी, मतलब इसका मतलब ये है कि बगैर किसी जुर्माने के या उसके आप उस रिसर्च स्टडी को विदड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक रिसर्च स्टडी कर रही हूँ, तो मैं अगर आप सब लोगों को इन्वॉल्व करती हूँ उसमें, तो मैं आपको ये राइट दूंगी कि आप दरम्यान में से छोड़ सकते हो। मैं इसमें ये नहीं होगा कि अगर आपने छोड़ा तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ऑटोनोमी होनी चाहिए। अच्छा, फिर नंबर कोड होने के बाद जो है कुछ ऐसी स्टडीज थी जो कि की गई, फिर उससे मजीद नंबर कोड को इम्प्रूव करके प्रिंसिपल्स बनाए गए थे। अब मजीद स्टडीज क्या थे, ये आपकी बुक में ये हैं, ये जो इंसिडेंट्स है ना 4-5 ये हैं। 1950 में क्या हुआ था, विल्लो ब्रूक हेपेटाइटिस स्टडी। अब विल्लो ब्रूक हेपेटाइटिस स्टडी में क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, रिसर्चर डेलिबरेटली एक्सपोज चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट विद डिसेबिलिटीज, जैसे मेंटली रिटार्ड बच्चे नहीं होते, मेंटली रिटार्ड बच्चे या डिसेबल जो बच्चे होते हैं, जैसे उनके वालिदैन उनको इंस्टीट्यूशंस में दाखिला देते हैं कि भी ये जैसे स्पेशल स्कूल्स होते हैं या कॉलेजेस होते हैं, हाँ, इस तरह के जो बच्चे थे वहां पे इंस्टीट्यूट में आके जैसे दाखिला उन्होंने लिया, तो उन बच्चों की पेरेंट की परमिशंस के बगैर उन बच्चों को यूज किया गया।
ठीक है, उनको अपनी रिसर्च स्टडी में ऐड किया गया। इवन के कुछ पेरेंट्स को थ्रेट भी किया गया था कि अगर आप अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाना चाहते हैं तो आप ये के बच्चे ने हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करनी है। वो एक किस्म का एक मुआहदा हो गया ना। तो फिर उन बच्चों पे उन्होंने जो है क्या किया, जो हेपेटाइटिस की जो जर्म्स थे, हेपेटाइटिस को स्टडी करने के लिए उन बच्चों में इंजेक्ट कर दिए गए। Critics claimed the study was coercive because new admission into the institution was closed। फिर न्यू एडमिशन क्लोज कर दिए गए, मतलब जबरदस्ती उनसे पार्टिसिपेशन करवाई गई कि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे हम न्यू एडमिशन नहीं दे देंगे आपके बच्चों को। पेरेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑन द वेटिंग लिस्ट वर रिटन टू इन्फॉर्म देम दैट देयर चिल्ड्रन कुड बी प्लेस्ड ऑन अ रिसर्च वार्ड आफ्टर विच दे कुड बी ट्रांसफर्ड टू द फैसिलिटी। मतलब जो वेटिंग लिस्ट में जिन पेरेंट्स के बच्चे थे ना, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया कि अगर आपके बच्चे जो है ना वो हमारी रिसर्च स्टडी में इंक्लूड होंगे तो ही हम उसको उनको बुलवाएंगे, अदरवाइज नहीं बुलवाएंगे। The researchers argued that almost all the children admitted to the facility developed hepatitis anyway, and this mitigated the deliberate exposure for benefit of science। अभी अब ये देखें, जब जाहिर है हेपेटाइटिस का वैक्सीन में जब इंजेक्ट की गई, उन पे जब स्टडी की जा रही है तो जाहिर है सारे बच्चों को हेपेटाइटिस हो जाएगा। उसमें से जो है ना वो बहुत सारे बच्चे सिक भी हो जाते हैं हेपेटाइटिस की वजह से। सिर्फ अपनी रिसर्च स्टडी साइंस की के फायदे के लिए, साइंस को एनहेंस करने के लिए, अपना जो है स्टडी हेपेटाइटिस करने के लिए उन्होंने बच्चों को जो है इन्फेक्टेड कर दिया। However, at the time the study was initiated, the rates of hepatitis and declined considerably। Researcher argued that they have obtained consent from the parent। अब फिर जब ये बात पता चली हायर अथॉरिटीज को कि इस तरह से बच्चों को इन्फेक्टेड किया गया, तो फिर रिसर्चर्स ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहा कि हमने तो पेरेंट्स से कंसेंट ली थी। अब कंसेंट किस तरह ली थी वो तो हमें पता है ना, कि जबरदस्ती ली गई थी कि अगर आप इंक्लूड हो जाओगे तो फिर हम आपको जो है दाखिला देंगे। That all various universities, state and US armed forces epidemiological boards committees had reviewed and approved the study। अब देखिए ना, सब ने अप्रूव कर दिया उसी कंसेंट पे के पेरेंट ने खुद कंसेंट दिया। Critics argued that because of participants were severely mentally retarded children whose parent wanted to place in one of the few public situation available rendered the consent invalid। मतलब जो क्रिटिक्स थी, क्रिटिक करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा था कि बेशक ये डिसेबल थे बच्चे, लेकिन उनके वालदैन ने उनको उन इंस्टीट्यूट में रखना था क्योंकि वो डिसेबल थे। उनकी भी मजबूरी थी वालदैन की कि भी उन्होंने उनको वहां दाखिला देना था। तो कंसेंट तो इनवैलिड हुई ना, कि भी उन्होंने मुआहदा किया कि आपको हम दाखिला ही उसी सूरत में देंगे जब बच्चों को आप दाखिल करोगे। रिसर्चर आर्ग्यू दैट द मेंटल ट्रेडिशन वाज बिसाइड द पॉइंट। वाइल फिर जाहिर है उन रिसर्चर ने खुद को डिफेंड करना था, उन्होंने कहा वो तो मेंटली डिसेबल बच्चे थे, ये था वो था। फिर नेक्स्ट जो हिस्ट्री में इस तरह की स्टडी हुई थी वो क्या थी, जेविश क्रोनिक डिजीज डिजीज हॉस्पिटल स्टडी। इसमें क्या हुआ था कि दो फिजिशियन थे, उसी हॉस्पिटल के ही थे, जिस हॉस्पिटल में रिसर्च की गई उसी हॉस्पिटल के फिजिशियन थे। उन्होंने क्या किया, कैंसर सेल जो जैसे आप कहते हैं ना एजेड बंदे होते हैं, एजेड लोग होते हैं 70 ईयर 90 ईयर 80 ईयर, इस तरह के एजेड लोग जो पेशेंट वहां पे सिक थे, उनको उन लोगों में उन्होंने कैंसर सेल इंजेक्ट किए थे उन दोनों डॉक्टर्स ने। और इस बात का उस हॉस्पिटल वालों को भी नहीं पता था और उन पेशेंट्स को भी नहीं पता था, ना उनके घर वालों को पता था कि हमारे पेशेंट्स के अंदर जो है कैंसर सेल इंजेक्ट किए हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक लाइव सेल में कैंसर सेल किस तरह से ग्रो करता है, किस तरह से डिजीज प्रोग्रेस होती है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये देखने के लिए उन्होंने रिसर्च की। और बूढ़े लोगों में जो एल्डरली लोग हैं, उनमें कैंसर सेल इंजेक्ट करती है। तो ये भी तो एक किस्म का अनएथिकल हो गया ना रिसर्च। फिर उसके बाद जाहिर है वो भी लोगों को पता चला, फिर उनके खिलाफ केस हुआ कि भाई क्यों आपने इस तरह से किया। तो ये चीजें हाईलाइट हुई कि फिजिशियन और रिसर्चर जो है ना वो किस तरह से आपस में इनका वो होना चाहिए, क्या एथिक्स होने चाहिए। तो ये चीजें, ये ये दूसरा वाक्य था। मतलब फिर क्या था, तीसरे नंबर पे था तुस्कीजी। ये सारी चीजें ना आपकी बुक में हैं। तो स्कीजी का जो था इसमें क्या था, सिफिलिस सिफिलिस के वायरसेस हैं वो इंक्लूड किए गए थे। इतना शोर कर रहे हैं। अब इसमें क्या था कि जो मतलब प्रिजनर थे,
प्रिजनर थे, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि दूसरे लोगों के खेतों में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे गुलाम टाइप लोग जो होते हैं, वो दूसरे लोग के हाथों में ही होते हैं ना गुलाम, जैसे वो उनका मालिक कहते हैं वैसे ही वो करते हैं। इस तरह के जो लोग ना काउंटेड जैसे गुलाम टाइप लोग थे, उन लोगों में उन्होंने सिफिलिस का जो ऑर्गेनिज्म था वो इंजेक्ट किया, सिफिलिस का। तो उनके जो पार्टनर थे उनको भी नहीं पता था कि ये रिसर्च की गई है, और ना उन पार्टिसिपेंट को भी पता था कि हमारे अंदर सिफिलिस का ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट किया है। सिर्फ उनके जो उस गुलामी से फायदा उठाते हुए या उस मोहताजी से फायदा उठाते हुए उन लोगों ने पे रिसर्च किया कि सिफिलिस का जो वायरस है वो किस तरह से, मतलब सिफिलिस का ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, कैसे साइन सिम्टम्स आते हैं डिजीज के, और पार्टनर में कैसे कन्वर्ट होता है। जाहिर है फिर उनको सिफिलिस हुआ जिन पे इंजेक्ट किया गया, उन जो उनके पार्टनर थे उनको भी हो गया सिफिलिस। तो ये भी एक अनएथिकल स्टडी थी, जिसको क्या कहते हैं, तुस्कीजी स्टडी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये ये आपको पता होने चाहिए, किसी सूरत में भी आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एथिकल जो हिस्ट्री थी उसमें क्या क्या वाकयात हुए थे, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाकयात है ना ये वही है। अब तो स्कीजी में जो है वो सिफिलिस के वो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट किए थे प्रिजनर्स में। अब फिर इन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ हेलिंगसी। अब जो हम चल रहे हैं ना वो हेलिंगसी के मुताबिक चल रहे हैं, जो एथिकल हमें परमिशन मिलती है या एथिकल रिव्यू बोर्ड जो हमारी रिसर्च को अलाउ करती है, तो वो डिक्लेरेशन किसके अकॉर्डिंग है, हेलिंगसी की है। हेलसिंकी जो डिक्लेरेशन है उसके अकॉर्डिंग है। 1964 वर्ल्ड मेडिकल काउंसिल डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ नंबर कोड। अब नंबर कोड जो हमने पढ़े थे वो लिमिटेड थे, मतलब उन्होंने 3 से 4 पॉइंट बताए हुए थे, including the unqualified requirement for the voluntary consent, inform the medical association। जी, 17 स्लाइड है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि जो हेलसिंकी ने मजीद जो है पॉइंट्स बता दिए थे। मजीद पॉइंट्स में क्या होता था, क्वालिफिकेशन ऑफ रिसर्चर के भी, जो रिसर्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है। उनको जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि जो राइट्स, लीगली जो राइट्स मिलती हैं हमें कोर्ट की तरफ से, लीगल राइट्स होने चाहिए उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। और रिसर्चर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता हो। पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको उनकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। फिर आगे उन्होंने कहा कि कन्फाइनमेंट ऑफ डेयरिंग प्रोसीजर्स टू डेस्परेट केसेस। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि वैसे भी टर्मिनली इल पेशेंट है, इसने मर जाना है, तो हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा था ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये कन्फाइनमेंट भी थी कि जो टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं, जो सिक पेशेंट है, उन पे हमें जो खतरनाक प्रोसीजर्स होते हैं वो नहीं करने चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है फिर 1974 में क्या आया, नेशनल रिसर्च एक्ट आया। नेशनल रिसर्च एक्ट में भी उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज बनाए, प्रोसीजर्स बनाए उस कमीशन में कि भी किस तरह से रिसर्चेस कंडक्ट करनी चाहिए। फिर जो नेशनल रिसर्च कमीशन था ना उसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की ह्यूमन सब्जेक्ट्स को, बायोमेडिकली एंड बिहेवियरल रिसर्च जैसे होते हैं ना, तो जो सब्जेक्ट हैं या पार्टिसिपेंट हैं उनकी प्रोटेक्शन का कहा। तो इस वाले उसको क्या क्या उन्होंने कहा, बेलमोंट रिपोर्ट। बेलमोंट रिपोर्ट पेश की गई 1978 में ह्यूमन की प्रोटेक्शंस पे। अब बेलमोंट रिपोर्ट में क्या था, रिस्पेक्ट फॉर पर्संस। रिस्पेक्ट फॉर पर्सन में वही होता है कि भाई आप जो पार्टिसिपेंट है उनको ऑटोनोमी दें, उनको उनसे इन्फॉर्म कंसेंट साइन करवाएं, और उनसे जो भी रिसर्च है उसका जो प्रोसीजर है वो ट्रूथ टेलिंग हो, मतलब आप उनको वेरेसिटी बताएं, जो हकीकत है वही चीज बताएं। और उनकी जो इंफॉर्मेशन है उनको कॉन्फिडेंशियलिटी उनकी मेंटेन रखें, उनको प्राइवेसी प्रोवाइड करें। ये बेलमोंट प्रिंसिपल्स में था। बेनिफिसेंस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। बेनिफिसेंस का मतलब यही होता है ना कि फायदा पहुंचाना, कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो बेनिफिशियल हो सबके लिए, हार्मफुल ना हो।
तो ये चीजें भी बेलमोंट प्रिंसिपल में इंक्लूड थी, बेनिफिसेंस और जस्टिस भी थी। जस्टिस का मतलब ये है कि इक्वेलिटी प्रोवाइड करना, आप जस्टिस करो, ये नहीं कि एक बंदे को आगे करो एक को पीछे कर दो। तो ये चीजें जो है ना वो जस्टिस भी इंक्लूड होनी चाहिए रिसर्च में। ये बेलमोंट बेलमोंट के प्रिंसिपल्स हैं। अगर ये अब आपका कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए ना कि बेलमोंट के प्रिंसिपल्स लिखे हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपने रिसर्च के वही एथिक्स सारे लिख देने हैं, बेनिफिसेंस, जस्टिस, कॉन्फिडेंशियलिटी, वेरासिटी, फिडेलिटी, ये सारी चीजें बेलमोंट प्रिंसिपल्स में ही आती थी। आज का हमारा यही है लेक्चर। अब इसमें आपका जो है ना और कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने हिस्ट्री का बताया हुआ है कि हिस्ट्री में 3 से 4 इस तरह के जो वो हुए थे, इवेंट्स हुए थे, जिनकी वजह से पेश आया कि हमें एथिक्स बनाने चाहिए। एथिकल जो रिसर्चेज हैं, एथिकल कमेटी से परमिशन होनी चाहिए। तो जाहिर है उन्होंने फिर एक बॉडी बनाना था, प्रिंसिपल्स बनाने थे। जो बेलमोंट प्रिंसिपल्स हैं वही जो आपके रिसर्च में इम्प्लीमेंट होते हैं कि बेनिफिसेंस होना चाहिए, मेल बेनिफिसेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्म कंसेंट हो, रेस्टी हो, ये सारी चीजें फिर इसी में आ जाती हैं। आज का यही लेक्चर था, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। ये जस्ट अभी फिलहाल जो स्टार्टिंग वाले लेक्चर हैं ये आपके बेसिक लेक्चर्स ही हैं। तो जैसे जैसे आपको ये चीजें सारी समझ आ जाएंगी फिर हम रिसर्च डिजाइन्स की तरफ आएंगे।